ओके, सो मैम इंटरव्यू के दौरान अभी भी आपने जिक्र किया कि इसमें नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि नॉलेज के लिए तो आपने प्रीलिम्स मेंस दे दिए, लेकिन स्टूडेंट फिर भी तैयारी करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, अपने पुराने सिलेबस को देखते हैं। मान के चलो किसी का ऑप्शनल ये है तो वो ऑप्शनल के बारे में जानकारी जुटाते हैं और करंट्स अफेयर पे ज़्यादा अपडेट रहते हैं। तो मैम ये फिर कैसे हो गया कि मैम आपने बोला कि इतना ज़्यादा नॉलेज का टेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मैंने बोला कि नॉलेज का टेस्ट नहीं है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि मान लीजिए आपने कॉलेज में पढ़ाई नहीं किया, आप इंजीनियर हैं और आपको बेसिक्स ही नहीं आता, आपको सर्किट्स के बेसिक्स ही नहीं पता, या अगर आपने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की और मैं आपसे पूछती हूँ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है तो आपको वही नहीं आता, तो ये धोखे की तरह प्रतीत होता है। अगर आप क्लेम करते हैं कि आप ग्रेजुएट हैं फला फला कॉलेज से फला फला सब्जेक्ट में, तो आपको उस सब्जेक्ट की समझ तो होनी चाहिए, या एग्जैक्टली, या अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि एक प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं और आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखना ही नहीं आता तो या तो आपने तब पढ़ाई नहीं की है। तो बेसिकली उन लोगों को ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है इंटरव्यू के लिए जिन्होंने तब पढ़ाई नहीं की होती जब उन्हें करनी चाहिए थी। आप समझ पा रहे हैं? और दूसरा करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात है, वो तो मुझे लगता है अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको हर दिन जीवन में मतलब जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट उसके बाद भी अगर आप ऑफिसर बन जाते हैं, अखबार सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, तो करंट अफेयर्स की तैयारी तो करते रहना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ कि आपको फैक्चुअल नॉलेज गैदर करने की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए कोई पैनलिस्ट आपसे इकोनॉमिक्स के सोलो मॉडल के बारे में पूछते हैं, आपको वो नहीं आता तो आप पोलाइटली मना कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि डिमांड कर्व कैसा बनता है या सप्लाई कर्व कैसा बनता है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 1+1 कितना होता है, 2+2 कितना होता है। अगर किसी स्कूल के बच्चे से ये पूछ रही हूँ और उसे वो नहीं आता, तो ये तो धोखा है। तो धोखा नहीं कर सकते हैं आप। अगर आपको कुछ नहीं आता है इट्स ओके, ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है। पर ये पर्सनालिटी का टेस्ट ऐसे है कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट होंगे या अगर आप सिंसियर रहे होंगे तो आपको बेसिक्स तो आते होंगे, ये अज्यूम किया जाता है। और अगर आपको बेसिक्स नहीं आते मतलब आप सिंसियर नहीं रहे हैं, इससे ये एक जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो मैम नॉर्मली पर्सनालिटी की बात होती है और नॉर्मली स्टूडेंट सोचते हैं पर्सनालिटी को कैसे ग्रो अप किया जाए, और नॉर्मली हम देखते हैं कि पर्सनालिटी ओवर द ईयर ग्रो होती है, ना कि एकदम से होती है। तो मैम इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि अपना कॉन्फिडेंस या फिर वे ऑफ टॉकिंग या फिर अपने आप को कैसे कहाँ पे प्रेजेंट करना है, इसको कैसे डेवलप करना चाहिए? देखिए, पर्सनालिटी ऐसी चीज़ है, आपने बोला ओवर द ईयर ग्रो होती है, मुझे तो लगता है पर्सनालिटी आपकी लाइफ टाइम ग्रो होती रहती है। तो भले ही आज मैं एक टीचर हूँ या मैं एक पैनलिस्ट हूँ, पर फिर भी मेरी पर्सनालिटी में भी कुछ ऐसा होगा जिस पर मैं काम कर सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी पर्सनालिटी ग्रूम करने के लिए हर दिन एफर्ट करना ही पड़ता है। इसीलिए इंटरव्यू की कोई भी तैयारी 2 महीने में नहीं कर सकता। तो जब आप स्कूल में हैं, आपको जो अपॉर्चुनिटी स्कूल में मिली कि मान लीजिए डांस करने की, ड्रामा करने की, डिबेट करने की, स्पोर्ट्स की, आप वो लीजिए। क्यों दोस्त बनाना ज़रूरी है, क्यों सोशल लाइफ होना ज़रूरी है, ताकि आपको लोगों से डील करना है। तो हम लोग बात करते हैं IQ की, हम लोग अब EQ की भी बात करने लग गए हैं, पर हम SQ की बात नहीं करते, जो है आपका सोशल क्वेश्चन। क्या आपको 4 लोगों के बीच बैठकर अपनी बात रखनी आती है? क्या आपको कम्युनिकेट करना आता है? ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अंग्रेज़ी आती हो या आपको हिंदी आती हो। जो साउथ से बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हिंदी भी नहीं आती। हम नॉर्थ से हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें इंग्लिश चैलेंज लगता है। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं हो सकता, पर जो भी लैंग्वेज में आप अपनी थॉट्स रखते हैं, क्या आप वो रख पाते हैं? मान लीजिए आप हिंदी में ही अपनी थॉट रख रहे हैं, आप मुझे समझा रहे हैं कि मैडम ये स्क्वायर है और मुझे समझ आ रहा है कि ये रेक्टेंगल है, तो मतलब आपके समझाने में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो जो भी लैंग्वेज यूज़ करें, आप अपनी बात रख पाएँ। पहली चीज़ कि वो क्लैरिटी से और स्पेसिफिक प्रिसाइजली आप अपनी बात रख पाएँ। दूसरी चीज़, आप उसे कॉन्फिडेंस से रख पाएँ। आज अगर आपने किसी का थॉट चुराया है और आप वो बोल रहे हैं, आप उतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाएंगे। पर अगर आपका खुद का थॉट होगा तो आप उसे पूरे कॉन्फिडेंस से बोल पाएंगे। आपको आत्मविश्वास रखना है कि जो आप जानते हैं, जितना जानते हैं उतना काफ़ी है, जो आप हैं वो इनफ है। तो कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है अच्छी पर्सनालिटी के लिए। बाकी पढ़ने से क्या होता है, जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, हमारी नॉलेज का जो होराइजन है वो एक्सपैंड होता जाता है, हमें और चीज़ें समझ आती हैं। तो हमारे पास बात करने के लिए ज़्यादा चीज़ें होती हैं, हमें अपनी बात सपोर्ट करने के लिए हमारे पास फैक्ट्स होते हैं, डाटा होता है, और लोगों की, बड़े लोगों की बातें होती हैं। तो इसलिए पढ़ते रहना भी आपकी पर्सनालिटी को ऐड करता है। हेलो फ्रेंड्स, अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाने के लिए, पिछले साल के टॉपर्स के नोट्स के लिए, उनकी बुक लिस्ट के लिए और बड़ी कोचिंग के द्वारा दिए जाने वाले रिसोर्सेज या PDF के लिए और फ्री बुक लिस्ट के लिए, चाहे NCERT हो या फिर स्टैंडर्ड बुक्स हो, इन सब के लिए आप हमारा एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे एग्जाम्स के अपडेट मिलेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर आपको डेली
क्विज़ेस मिलेंगे और तो और यहाँ पर आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। सो अगेन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। राइट, सो मैम इतने सारे पैनल मेंबर होते हैं, तो मैम पैनल मेंबर जो होते हैं तो स्पेसिफिक कोई ऐसी कैटेगरी डिवाइड होती है कि सिर्फ वो इसी कैटेगरी से ही क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि हर फील्ड से बुलाए जाते हैं पैनल मेंबर? ऐसा तो नहीं मैम कि वो मतलब किसी फील्ड से हैं बट उनको उन दूसरे फील्ड की नॉलेज है तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं? देखिए, बहुत रिजिड नहीं होता है, लेकिन हाँ मोटा मोटा डिवीजन होता है। उसका रीज़न ये है कि कैंडिडेट से सब तरह के सवाल पूछे जाएं, स्पेशली मॉक में, कि उससे हर सब्जेक्ट के सवाल पूछे जाएं ताकि उसकी हर सब्जेक्ट की तैयारी हो पाए। और यूपीएससी पैनल में भी वो हर तरह के सवाल इसलिए पूछना चाहते हैं कि मान लीजिए मैंने आपसे सवाल पूछ लिया साइंस एंड टेक का, पर आपका साइंस एंड टेक ही पुअर था, आपका पॉलिटी बहुत अच्छा था, तो आपको पॉलिटी में आंसर देने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए डाइवर्स चीज़ों से सवाल पूछा जाता है ताकि आपको भी मौका मिले अपनी पर्सनालिटी की डाइवर्सिटी दिखाने का, और पैनल को भी मौका मिले कि वो आपको समझ पाएँ अलग अलग सेंसेस में। राइट मैम, सो मैम आपने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं मैम, तो नॉर्मली क्या होता है जो मार्क्स मिलते हैं 270 मार्क्स, 75 मार्क्स का यूपीएससी का इंटरव्यू होता है, तो मैम मार्क्स कैसे डिसाइड होते हैं कि इस कैंडिडेट को हमें इतने मार्क्स देने हैं, इस कैंडिडेट को इतने देने हैं? देखिए, ये कभी रिवील होता नहीं है कि मार्क्स कैसे डिसाइड होता है, और आप इस बात से अग्री करेंगे कि जहाँ पर भी सब्जेक्टिविटी होती है वहाँ थोड़ी डिस्क्रिप्शन तो रहती है। तो जो कैंडिडेट पैनल मेंबर्स को ज़्यादा इंप्रेसिव लगते हैं उन्हें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। अब हम ऐसे देखते हैं कि बहुत बार कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनको 140 नंबर मिलते हैं, तो 140 नंबर कम माने जाते हैं, मतलब इट इज़ एवरेज स्कोर। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिन्हें 110 मिलता है, तो मतलब उन्होंने कुछ बड़ी मिस्टेक कर दी है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कुछ ऐसा बोल दिया जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। फिर कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिन्हें 180 मिलता है, और कुछ होते हैं जो एक्सेप्शनली अच्छे होते हैं जिन्हें 210 मिलता है। तो ऐसे 5-10 नंबर कैसे इवैल्यूएट होते हैं ये तो कोई नहीं बता सकता, पर हम किस कैटेगरी में किस कैंडिडेट को डाल सकते हैं ये इवैल्यूएट हो सकता है। राइट मैम, अभी आपने एवरेज मार्क्स की बात करी, तो मैम कहीं ना ऐसा तो नहीं है मैम जैसे एक सर्टेन लेवल पे कि हमें बस इतने कैंडिडेट्स को लेना है तो इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं देने हैं, कुछ इस तरीके? जैसे मैम अभी 12th के जो एग्ज़ाम हुए थे, जो ऑनलाइन हुए थे, तो उनको आई थिंक मैक्सिमम लोगों को एक एवरेज मार्क्स दिए गए, सो दैट कि स्टूडेंट्स को भी बुरा ना लगे और उसके ज़्यादा मार्क्स भी ना आए, तो ऐसे में कोई क्लासेस भी नहीं रहेंगे, तो ऐसा तो नहीं रहता मैम? नहीं, यूपीएससी हाईली कॉम्पिटिटिव है और एफिशिएंसी में बिलीव करता है। ऐसी एजेंसी है जो रिक्रूट करता है, कोर हमारे कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोर है हमारे सिस्टम का। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी जितनी समझ है कि उसमें ऐसा कुछ भी होता होगा कि हमें इतने लोग लेने हैं तो बाकी वालों को कम नंबर दे दो, या जिनके पहले हो गए इंटरव्यू उन्हें ज़्यादा दे दो और बाकी वालों को कम दे दो। मुझे लगता है सबको फेयर चांस मिलता होगा। और आप इस बात को भूल रहे हैं कि इंटरव्यू केवल 275 मार्क्स है, पर मेंस जो पोर्शन है वो मेजर पोर्शन है जो आपकी मेरिट कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता होगा कि इंटरव्यू के मार्क्स को जैसा आप पूछ रहे हैं वैसा हो। बाकी हाँ, 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं भी थोड़ा सॉरी फील करती हूँ कि अभी ये जो 3-4 साल से बहुत सारे सिस्टमिक चेंजेस आ गए, पैंडेमिक हो गया, तो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चे। अब जैसे CUET का भी एग्ज़ाम आ गया है, तो बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता एग्ज़ाम कैसे देना है, या उनका एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गया है 12th वाले स्टूडेंट्स का। या कभी मैं कॉलेज में भी देखती हूँ, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अभी भी लगता है कि वो स्कूल में है, तो वो स्कूल से कॉलेज का ट्रांजिशन ही नहीं कर पाए क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन थी। तो ये थोड़ा सैड है, अनफॉर्चुनेट है, पर आई एम श्योर वी हैव गुड टाइम्स अहेड ऑफ अस। ओके, सो मैम वन और मोर थिंग, मैम हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम में रहते हैं कि उनको मार्क्स कम मिलते हैं या फिर उनका सिलेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। और मैम जैसे कि आप दृष्टि के पैनल मेंबर हैं, जो कि दृष्टि हिंदी मीडियम में काफ़ी पॉपुलर है, और पैनल जो मेंबर हैं उनके वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, सॉरी। तो मैम कहीं ना कहीं हर कैंडिडेट, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का हो, दृष्टि के पैनल में ज़रूर जाता है मॉक देने के लिए। तो मैम ऐसा क्या है कि हिंदी मीडियम का रेशियो कम लग रहा है आपको, या फिर जो हिंदी मीडियम के जो कैंडिडेट आप देखते हैं इंटरव्यू लेते टाइम, मॉक इंटरव्यू, तो वहाँ पे कुछ कमियाँ नज़र आती हैं आपको ऐसा? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने आते हैं उनमें कुछ कमी होती है। मैंने जैसे गौरव बुदानिया करके थे पिछले साल, मैंने उनका इंटरव्यू लिया, एक्सेप्शनली गुड कैंडिडेट। मैंने हिंदी के इतने सारे कैंडिडेट्स देखे हैं जो बहुत अच्छे हैं,
बट हैविंग सेड दैट, इस बात को हम एक्नॉलेज करते हैं कि हिंदी मीडियम में मटेरियल की कमी है। हिंदी मीडियम के जो कैंडिडेट्स हैं वो जनरली ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि जब वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें असिमुलेट नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप झांसी के पास एक छोटे से कस्बे से हैं, आपने हिंदी साहित्य की पढ़ाई की है। अब झांसी के पास अगर आप छोटे कस्बे से हैं तो वहाँ के स्कूल ने आपको उतना एक्सपोजर नहीं दिया होगा, लेकिन ये अगर आप दिल्ली के किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं, आपके पास ज़्यादा एक्सपोजर रहा होगा। तो ये डिफरेंस रहता है। इसको लेकर मुझे बुरा भी लगता है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे देश में सिर्फ 2 ही भाषाएं नहीं हैं, अंग्रेज़ी और हिंदी। तमिल वाले बच्चे भी हैं, बंगाली बच्चे भी हैं, उड़िया बच्चे भी हैं, हरियाणा बोर्ड के बच्चे भी हैं, महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे भी हैं। तो बेसिकली एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा होना चाहिए कि लैंग्वेज कोई भी एक्सपोजर से मिले, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉलोनियल माइंडसेट के चलते ये है कि अंग्रेज़ी वालों को ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है और हिंदी वालों को नहीं मिल रहा। पर मुझे लगता है कि ये हमारा मेंटल बैरियर भी है। अगर हिंदी वाले स्टूडेंट्स ये ठान लें, जैसे गौरव बुदानिया जैसे या रवि सिहाग जैसे, कि हमें निकालना ही है एग्ज़ाम, या निशान जैन जैसे लोग सोच लें, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम नहीं निकाला जा सकता। थोड़ा मुश्किल है, मैं मानती हूँ, पर कलेक्टिवली हम सबको एज ए कम्युनिटी काम करना चाहिए कि ज़्यादा मटेरियल आए हिंदी मीडियम में, या ये टॉपर्स जिनका सिलेक्शन हो जाता है वो लोग वापस आकर और लोगों को मोटिवेट करें। तो मुझे लगता है कि कुछ सालों में शायद ये गैप भी फिल हो पाएगा। और जो भी सरकार को भी सिस्टेमिक चेंजेस लाने चाहिए पॉलिसी में, उनकी भी ज़रूरत है। जैसे CSAT में मुझे भी ये बात बुरी लगती है कि कॉम्प्रिहेंशन का बस ट्रांसलेशन हो जाता है। अगर ऐसा है तो ये अच्छी बात नहीं है। हिंदी मीडियम के लिए अलग से कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ों पर शायद UPSC को भी काम करना चाहिए। राइट मैम। सो लास्ट में मैम क्या ऐसे पॉइंट्स या फिर क्या ऐसे स्टेप फॉलो करने चाहिए हर स्टूडेंट्स को कि वो अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ अपने इंटरव्यू में, या फिर UPSC इंटरव्यू के अलावा कोई और भी इंटरव्यू अगर वो दे? देखिए, मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जिनका प्रीलिम्स कभी हुआ नहीं या उन्होंने दिया ही नहीं प्रीलिम्स, लेकिन उनका सपना है कि इंटरव्यू बोर्ड में बैठना है। तो मैं उन्हें कभी डिस्करेज नहीं करती। मैं उन्हें ये नहीं बोलती कि तुम पहले प्रीलिम्स निकालो फिर सोचना इंटरव्यू कैसे दोगे। अगर आप प्रीलिम्स मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले आप ये सोच सकते हैं कि आप इंटरव्यू कैसे देंगे, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी आप शायद 4 महीने में कर सकते हैं, मेंस की तैयारी आप शायद 8 महीने में कर सकते हैं, पर इंटरव्यू की तैयारी आप 2, 3, 4 महीने में नहीं कर सकते। वो करने में आपको 5-6 साल लगते हैं। तो जहाँ भी हैं आप, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कॉलेज के बाहर हैं, UPSC का पहला अटैम्प्ट दिया, दूसरा दिया है, आपको हर दिन सोचना चाहिए कि जब आप UPSC इंटरव्यू में बैठेंगे तो आप अपना बेस्ट कैसे दे पाएंगे। उसके लिए आपको अभी से अपनी भाषा शैली पे काम करना चाहिए, आपको अपनी जनरल अवेयरनेस पे काम करना चाहिए, नॉलेज पे नहीं, जनरल अवेयरनेस पे काम करना चाहिए। आपको अपने सोशल क्वेश्चन पे काम करना चाहिए। आप ट्राइबल्स के बारे में क्या सोचते हैं? अगर रेड लाइट पर कोई भीख मांग रहा है, क्या आप उसको देंगे भी क्या नहीं देंगे? आप अपनी मेड के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है इंडिया में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो हैं उनको लेकर कुछ चेंजेस होने चाहिए? क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम होनी चाहिए? तो जनरल अपनी ओपिनियन डेवलप कीजिए अलग अलग मुद्दों पर, और अपना सेंसिटिविटी इंडेक्स जो है उसे बढ़ाइए। तो मैं फिर से सम अप कर देती हूँ, अपनी लैंग्वेज पे काम कीजिए, अपने सोशल क्वेश्चन पे काम कीजिए, जनरल अवेयरनेस पर काम कीजिए, एंड लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप स्टेज पर जाएंगे, या जब आप स्पोर्ट्स खेलेंगे, जब आप जीतेंगे, जब आप लोगों से बात करेंगे, जब आप अपनी थॉट्स को कहीं रिप्रेजेंट करेंगे और लोगों से वैलिडेट करेंगे। कि मैंने अभी बोला कि मान लीजिए आसमान पिंक है और आपने सपोर्ट किया कि हाँ आसमान पिंक है, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, शायद मैं सही बोल रही हूँ। तो ऐसे आप अपना आत्मविश्वास भी डेवलप कर सकते हैं, और आत्मविश्वास एक दिन में डेवलप नहीं होता। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आपने कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया तो सिर्फ इंटरव्यू ही नहीं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू या UPSC नहीं, इसके बाहर आप कुछ भी करने जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा आपके बेस्ट फ्रेंड का काम करेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली मैसेज। ओके, थैंक यू। सो गाइस, देखा कि मैम ने डिटेल में अपनी बारे में बताया, साथ में उन्होंने जर्नी भी बताई कि एस्पिरेंट की क्या जर्नी होती है, क्या उनसे रिक्वायर्ड होता है UPSC बोर्ड मेंबर्स को, या फिर कैसे आप इंटरव्यू के लिए तैयार कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और साथ में मैम का यूट्यूब चैनल है, मैम वहाँ पर स्टूडेंट्स को गाइड भी करते हैं। तो मैम का जो यूट्यूब चैनल का लिंक है या फिर जो भी है टेलीग्राम चैनल का, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मैम से आप जुड़ सकते हैं। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।